अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप हाथ सही से क्यों नहीं क्या हुआ? क्योंकि अभी मैंने नेल कलर ऐसे करके क्यों बैठी हैं आप? ताकि मेरा नेल कलर जो है वो चिप ऑफ ना हो जाए। हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। हम मिलके इस सुबह को मजीद खुशगवार बनाएंगे। जी, बातें इधर उधर की ना करें, पहले तो ये बताएं ना कैसा महसूस कर रहे हैं कल के मैच के बाद? कौन सा मैच? जमान पार्क वाला? वो तो चलो ठीक है, वो तो मैच था ही, वो भी एक नतीजे पर पहुंच ही गया। लेकिन अपने जो आपकी बहुत फेवरेट जो है ना हॉट फेवरेट टीम है, क्या हुआ उसको? लाहौर कलंदर्स, मतलब 8 खिलाड़ी 10 से ऊपर स्कोर ही नहीं कर सके। क्या हुआ? क्या है लाहौर कलंदर्स को? क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। आपको पता होगा भी नहीं। मैं तो कल जमान पार्क गया हुआ था, मुझे नहीं पता मैच का कल क्या हुआ है। चलें जमील, अभी बैड कवर अप है। मतलब जिस टीम के आप गुण गाते रहे, जिस टीम के बारे में आप चीख कर बोलते रहे, वैसे तो सारी टीमें हमारी हैं, ये पीएसएल हमारा है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने पीएसएल के फाइनल का टिकट कटा लिया। जी बिल्कुल। और लाहौर कलंदर्स की कल शिकस्त हुई। क्वालीफायर में लाहौर कलंदर्स को 84 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जी। कलंदर्स 161 रन के ताक़ुब में सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई और सुल्तान के कैरन पोलार्ड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। लाहौर कलंदर्स की बड़े मैच में मायूस कुन परफॉर्मेंस रही और क्वालीफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान्स ने फाइनल का टिकट करा लिया और लाहौर ने लाहौर का टिकट कटा लिया। लाहौर का टिकट। अच्छा, वैसे जमील आपस की बात है, अफसोस बहुत हुआ है, दुख भी हुआ है, मायूसी भी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। जो आप हमेशा से तराना गाते रहते हैं, ये टीमें हमारी हैं, ये पीएसएल हमारा है, तो हाउ डू यू फील? वैसे कोई बात नहीं। आप दुख की खबरों का सीजन शुरू हो गया। अभी आप मेरे से दुख का इजहार करिए, लाहौर कलंदर्स हार गया है। अभी पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, ठीक है, तो वो भी खबर है। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर है। पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया है और नई कीमत 272 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ये वही 5 रुपए जो कुछ दिनों पहले कम हुए थे, वो वापस कर दिए। और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपए का इजाफा हो गया। जी, और खबरें ये है कि ये प्राइस जो है ये 300 तक जानी है, 294, 296। तो भाई क्या सोल्यूशन? आप पैसे, हम अक्सर इस पे बात करते हैं, जब हम कोई प्रॉब्लम बताते हैं, जब कोई इशू बताते हैं, तो हम आवाम को जो है ना कोई सोल्यूशन भी बताते हैं कि इसका हल ये है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या साइकिल पे आना शुरू कर दिया जाए? क्या मेरे ख्याल में का इस्तेमाल शुरू कर दें? मेरे ख्याल में सोल्यूशन को डिस्कस करते हुए हमें राना मुबशिर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेना चाहिए। बिल्कुल जी। राना मुबशिर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको भी बहुत बहुत सुबह बखैर कह सकते हो कि लाहौर कलंदर तक की हो इसमें समझ नहीं आई। सर लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंच गई है, मुल्तान सुल्तान्स हार गई है। ओ प्लीज राना साहब, क्या गलत बोल दिया मैंने? बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं राना साहब। लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा था और बड़ा जो है ना ये फख्र से सबको बताता था कि लाहौर कलंदर्स सिर्फ 2 मैचेस अभी तक हारे। राना साहब, जरूरी तो नहीं है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो वो जीते। हाँ बिल्कुल, तो मैं सिर्फ आपके फीलिंग्स पूछ रही हूँ कि हाउ डू यू फील? मैं तो बता रहा हूँ आपको। राना साहब आप बताएं, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? सारी टीमों को। मैं तो हिना की नेल पॉलिश जो अभी लगा रही थी उसको सपोर्ट कर रहा था। सर अपनी सपोर्ट जारी रखिए, क्योंकि वो नेल पॉलिश अभी तक सूखी नहीं है। सूख चुकी है। ऐसे करके क्यों बैठी है ये ऐसे? राना साहब, क्योंकि ड्राई नहीं हो रही तो मुझे डर है, मुझे खदशा है कि मेरे आईपैड पे ना लग जाए और चिप ऑफ ना हो जाए। राना साहब देखें ना, आप उधर काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है, उधर हिना ऐसे करके बैठी हुई है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नहीं, लेकिन जमील मैं अभी रिसेंटली था, लाहौर था, ऑफिस में था, हेड ऑफिस में, तो मुझे आवाजें आ रही थी ऊपर से आपकी, लाहौर कलंदर ही जीतेगा, तुसी फिक्र ना करो, बड़े आप सुल्तान रही थे पूरे ऑफिस में। एग्जैक्टली राना साहब, सही फरमाया आपने। वो मेरी आवाज थी, आपकी आवाज थी, जब आप चीख के सबको कह रहे थे। राना साहब ये कल की बात कर रहे हैं ना आप? जी। वो तो मैं लाहौर कलंदर्स जो है वो वाली लाहौर कलंदर्स की टीम जो जमान पार्क में खेल रही थी ना, वो मैं कल उसका जिक्र कर रहा था कि वो जीतेगी। अच्छा। नहीं, उस टीम को भी मैंने देखा, वैसे जो थी वहां पे जमान पार्क में, वहां पे मैच अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस ये हो रहा था कि अल्लाह माफ करे किसी की जान ना चली जाए। तो
सबका कंसर्न था, आपका भी था, हिना का भी था, ये सब लोग हम लोग ये कंसर्न शो कर रहे थे कि माफ करें किसी जान ना चली जाए थे और बस उस बिल्कुल। राणा साहब, अगर ज़मान पार्क की जो कल सिचुएशन थी उसकी बात करें तो फायदा किस जमात को पहुंच रहा था? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस वाले थे या उसके पीछे जो डीएमजी ग्रुप बैठा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन जो रन कर रहा था, और एट द वेरी सेम टाइम पीटीआई वाले, पीटीआई का वर्कर जो था या पीटीआई के उनको व्हाटएवर, वो सारे जो थे इसी यही कंसर्न था। आपने देखा होगा ना अभी यास्मीन मंजूर साहिबा की वो वीडियो जो लीक हुई, और प्रेसिडेंट साहब से जो बात कर रहे थे, यास्मीन राशिद साहिबा की, जी राशिद साहिबा की, तो असल यास्मीन राशिद साहिबा दी इन्नियां वीडियोस अपना ऑडियो लीक हो चुके ने, इन्नी जल्दी ते नसीबो लाल दे गाने नहीं आंदे, लेकिन जितनी जल्दी ऑडियो रिलीज हो रही है। एनीवेज, तो वो कंसर्न सबका ये था कि अल्लाह माफ करे। आपने किस चीज को कहाँ जोड़ा है राणा साहब? चले इस पे बाद में बात करेंगे। ये वैसे बात आपकी सही है कि इतनी जल्दी ऑडियो लीक्स हो जाना नहीं, मतलब कि इतनी, मतलब डॉक्टर साहब ने इतनी जल्दी रिलीज हुई है ना ऑडियो। पहले वो ब्रिगेडियर इजाज के साथ थी, फिर अलवी साहब के साथ थी, प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो इतनी धड़ाधड़ रिलीज हो रही थी। मेरे ख्याल चौधरी कोल शायद व्हाट्सएप नहीं है या हिज फोन इज ऑन द हुक, तो वो जो भी बात करती है वो सामने आ जाती है। राणा साहब, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आपने दबे अल्फाज में ये पैगाम पहुंचा दिया है कि व्हाट्सएप ऑडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो उसका इस्तेमाल किया करें सर। हो सकती है, वैसे व्हाट्सएप भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है सर। व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो हैक हो सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की जो ऑडियो कॉल है जमील, इवन आपका फोन जब पड़ा हो टेबल पर और आप उसको यूज भी नहीं कर रहे, आपकी आवाजें, मैंने रिसेंटली अभी 2 दिन पहले इस पे काम किया ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन में फिर इजाफा करती चलूं कि अगर आपका फोन पड़ा हुआ है टेबल पे, हिना ठहर जाओ जी, ये जमीन किसी चक्कर में रहने दो, इसकी हम सारी बातें सुन लिया करेंगे। ठीक है राणा साहब, जान हो गया। अच्छा, जो हिना कह रही है वो भी सही है, लेकिन वो थ्रू अदर एप्लीकेशंस है जी। जो व्हाट्सएप कॉल है वो अभी रिकॉर्ड करने वाला, वो जनरल ऑडियो जिसकी आप बात करिए, वो माइक को एक्सेस किया जाता है, जो आप बात कर रही हैं। बिल्कुल, तो आप एन्क्रिप्टेड होते हैं जो व्हाट्सएप कॉल्स एंड मैसेजेस हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, राणा साहब डिस्कशन किधर जा रही है? टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, मुझे आईबी और कहां के रेफरेंस देने पड़ेंगे, इनको छोड़े, इन बातों को छोड़े, हम लंदन प्लान की बात कर लेते हैं। राणा साहब, ये लंदन से कोई ऑडियो लीक नहीं होती और कोई यहाँ तक नहीं पहुंचती? वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है ना, परमिशन लेके सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बट एनीवेज, आप थोड़ा सा यार इसको थोड़ा सा हम अपने पाकिस्तान के माहौल में जरा थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश अगर हम करें, तो आई पर्सनली कि हमें थोड़ा सा ना अब रियलाइजेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि थोड़ा सा बैठ जाए। तो अगर नहीं, मेरे ठीक है, मुझे लगता ही है कि जब तक डंडा सोटा नहीं होगा, जब तक कोई कहेगा नहीं, उस वक्त तक नहीं बैठेंगे ये लोग, लेकिन बैठ जाए बहुत बेहतर है, और आपस में बैठ के ये सारे मसले मसाइल हल कर ले। देखे, इंटरनेशनल मीडिया ने कितना कंसर्न शो किया, ये जो आप बैच देख ज़मान पार्क में जमील, और सारी चीजें आप मतलब एक तमाशा बना हुआ पूरी दुनिया में। इसको थोड़ा सा हमें ना अवॉइड करना चाहिए। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, और इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। सो जो अच्छी नहीं है, तो मैसेज जो क्रॉस जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स वेरी थोड़ी एम्बैरेसिंग, आई वुड से, थोड़ी सी नहीं, खैर बड़ा एम्बैरेसिंग जाता है। तो वो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा देखिए, जो है चाइना ने कंसर्न शो किया है कि आप लोग लड़ते पड़ा है, ठीक है, तो वो अब उसको और इससे ज्यादा कौन क्या कहे? अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यही हो सकती है ना, ये तो नहीं कह सकते कि जी तुसी डंडा सोटा बहुत कर दे हो, लेकिन वो अब मेरे ख्याल में चाहिए, बस हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच। अच्छा राणा साहब, आप हमेशा बैठने की बात करते हैं, और वाकई तमाम मसाइल का हल एक टेबल पर बैठने से ही मुमकिन हो सकता है, लेकिन एक तो ये टेबल पे इनको किसने बिठाना है जो ये अभी तक नहीं बैठ रहे? और सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो सियासी कशीदगी जिस नहज पर पहुंच चुकी है,
आपको लगता है कि इससे अब वापसी मुमकिन है? बहुत मुश्किल है जमील। पहले आखिरी सवाल का मैं कमेंट जो आपने किया उस पर, या सवाल किया आपने, उसका जवाब दे दूं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बात आपकी ठीक है, रियलिटी चेक ये है कि इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। जिस नहज तक पहुंच गई ना चीजें, उसमें उसको फिक्स करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट एट द वेरी सेम टाइम उसके अलावा हल कोई नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं ना किसने बिठाना है, देखें 126 दिन का धरना दिया इमरान खान साहब ने, याद होगा आपको, ठीक है, नी चौक में बाद में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली उस वक्त पिंडी ने बुलाया, ठीक है, और पिंडी गए, ठीक है, और फिर फजर की नमाज के बाद ही आए। सो वो अश्योरेंसेस चाहिए होती हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना एक दूसरे पे ट्रस्ट भी बहुत कम करते हैं, ठीक है। सो जब तक अश्योरेंस नहीं मिलेगी ना कि भाई somebody is watching you, you sit together and we are there to watch you guys, you make your own decisions, but हम आपके decisions को नहीं करेंगे, but then again sit together and whatever you come up with, जो भी आप लोगों का आउटकम निकलता है, बस उसको ये उस पे रहना है, कायम रहना है। So वो इस से अगर कोई चीज की जाए तो मेरे ख्याल में फिर ही होगा काम, अदरवाइज से बड़ा मुश्किल है। ये लोग मतलब हर तरफ से ना एक खींचातानी की सिचुएशन है, कोई अपना जोर दिखाता है। गालिब साहब, आपने पिंडी का जिक्र किया, तो डू यू बिलीव कि इस वक्त जो कशीदगी जहां तक पहुंच चुकी है उसकी वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जो पिंडी है वो मुदाखलत नहीं कर रहा और ए पॉलिटिकल वाली बात पे अभी तक कायम है, तो इसलिए ये जो खींचातानी है और मारा मारी और लड़ाई झगड़ा पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बहुत ज्यादा हो गया? देखिए, जो मैं बात कह रहा हूँ ना बार बार, वो ये है कि जो उनका रोल है ना उनको उस रोल में रहने दें। अगर वो कह रहे हैं ना कि हम लोग ए पॉलिटिकल हैं, तो लेट देम बी। सी, अगर आप उनके बगैर नहीं चल सकते, आपको उनकी गारंटीज चाहिए और आपको उनकी एश्योरेंसेस चाहिए, फिर सारे पॉलिटिशियंस बैठ सकेंगे। तो फिर फिर कल क्रिटिसाइज मत करें उन्हें प्लीज, बिल्कुल। फिर पिंडी वालों को मत करें। देखिए, पॉलिटिशियंस मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम ब्लेम करते हैं पिंडी को, ठीक है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उनके पास जाते भी हैं, ठीक है, और उनसे बच, ठीक है। सो वो मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन है सारी चीजों में। सो वो कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर निकले प्लीज। सो आप उनको एक अगर समझते हैं कि उनकी गारंटी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, तो फिर उसी तरह रहें। मतलब आप बाहर निकलते, आप मीटिंग करेंगे, पिंडी वालों से मिलेंगे, बाहर निकलेंगे तो आप सुल्तान राय बन जाते हैं, ठीक है। अंदर होते हैं तो आप डिफरेंट, आपकी अप्रोच होती है, आप एक डिफरेंट तरीके से मिल रहे होते हैं। सो डोंट डू दैट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मुल्क के लोग हैं, अपने मुल्क को बाहर उनसे मिल लें अगर आप आते हैं। राणा साहब, नून लीग का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? एक तो पार्टी की पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो उसमें बहुत कमी आई है, फिर वो लोग बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हो चुके हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा का ये बयान है कि जी पीटीआई के जो लोग हैं वो दहशतगर्द हैं, ये जमात जो है वो दहशतगर्दों की है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा दहशतगर्द तो नहीं है, ठीक है, कोई दहशतगर्दी वाली बात तो नहीं कहेंगे। मैं इस पे तो बड़ा एक्सट्रीम वर्ड, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि जिस तरीके से हो रही है ना सारी चीजें डेवलप, जिसका अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, दबे लफ्जों में यही कह रहा था कि जिस नहज तक पहुंच रही है चीजें और जिस नहज तक ये सारी टेंशन बढ़ती जा रही है अमंगस्ट द पॉलिटिशियंस, उसको फिक्स करना जरूरी है। एंड इसमें एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, और इसको वापस जो है ना समेटने की जरूरत है, सारी चीजों को ट्रैक पे लाने की जरूरत है। सो अगर नहीं आएंगे तो अगर पॉलिटिशियंस नहीं बैठेंगे या एटलीस्ट सोच तो ले आए ना, मतलब सिर्फ तो ये ट्रैक पर आना साहब कौन लाएगा इनको? किस तरह से ये ट्रैक पर आएंगे? है ना, वही मैं बता रहा हूँ ना कि इनको देखे एक क्रिटिसाइज भी करते हैं ये लोग को, फिर उसके बाद जनाब कहते हैं वो ए पॉलिटिकल रहे, ठीक है, और वो कहते हैं ए पॉलिटिकल है, फिर आप उनको ड्रैग करने की भी कोशिश करते हैं सारी सिचुएशन के अंदर। सो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, बिल्कुल। या तो उनको बोले कि भाई ठीक, उनके बगैर नहीं चल सकते, ठीक है, और फिर आप उनको लेके साथ चलें,
जब आप कहते हैं कि नहीं जी वो बाहर रहे, उनको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना चाहिए, फिर उसके एट द वेरी सेम टाइम आपको एश्योरेंस भी उन्हीं की चाहिए, ठीक है। सो वो डबल मतलब कि इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन विद इन, आपकी अपनी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। सो वो मत करें प्लीज, ठीक है। सो अगर आप अपने साथ ही रहेंगे ना, अपने मतलब हम अपने साथ अगर सच बोलेंगे ना, तो फिर हम चल सकेंगे, ठीक है। अगर हम साथ ही सच नहीं बोलेंगे तो फिर हमने क्या करना है। अब तो टाइम्स हैव चेंज नाउ, ठीक है, अब वक्त बदल गया है, ठीक है। अब ये कोई 1990 की या 1980 की दिहाई नहीं है, टाइम्स हैव चेंज नाउ। मतलब कि अब चीजों का पता चल जाता है, ठीक है, और आज नहीं चलेगा कल पता चल जाएगा। सो मतलब उसको ये क्या जा सकता है कि हम लोग मतलब बिल्कुल अलूफ रहेंगे सारी सिचुएशन से, हमें पता ही नहीं होगा क्या सिचुएशन है, क्या नहीं पता चल जाता है। मतलब टाइम थोड़ा सा लग सकता है, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, लेकिन लग जाता है। वो जमाने गए जब किसी नहीं चलता था कि हुआ क्या, ठीक है, अब पता चल जाता है चीजों का। अच्छा राणा साहब, आप बहुत दुरुस्त फरमाया आपने कि जो हालात है उसका यही तकाजा है कि इस वक्त जो हुक्मरान हैं उनको मुल्क की मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए और आम आवाम का सोचना चाहिए। एक तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये सिर्फ अना की जंग चल रही है, और दूसरा इस जंग में जो मुल्क का और अवाम का और मईशत का जो नुकसान हो रहा है, कल को इनमें से कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने आएगा? कोई जमील कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है। और ये इस जो सिर्फ मईशत हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मईशत तो एक प्राइम इशू है, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा इशू यहाँ पे एजुकेशन का है, ठीक है। हमारे हर कॉर्नर पे ना, गली मोहल्ले कॉर्नर्स पे हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं, ठीक है, हम एजुकेशन नहीं दे रहे, ठीक है। वी आर नॉट एजुकेटिंग आवर किड्स, यू नो, अपने बच्चों को हम एजुकेट नहीं कर रहे, हम डिग्रियां बांट रहे हैं, ठीक है। और उन डिग्रियों उन बटी से फायदा कोई नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राणा साहब हमारे साथ ही रहिए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करनी है और उसके बाद फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। 12 बजे तक जो इस केस की जो हेयरिंग है उसको मुलतवी कर दिया गया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अदालत में तलब किया गया है। इमरान खान की पेशी के हवाले से राना मुबशिर साहब, आप क्या कहेंगे कि अभी ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, आपको आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नजर आ रही है? देखिए, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कई दफ़ा कि देखें, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है। गिरफ्तारी भी हो सकती है, नाअहली भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है इट्स वेरी ट्रिकी, ठीक है। और इसमें राणा साहब मासी साहब मैं आपको कट कर रहा हूँ, हमारे साथ ही रहिए। हमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, इमरान खान साहब पेशी के लिए जाएंगे? अभी जिस तरह 12 बजे तक इसको मुलतवी कर दिया गया है इस केस की हेयरिंग को, और जमान पार्क में जो कुछ भी सब चलता रहा, क्या कहेंगे, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अदालतों से हमने रिजू किया हुआ है और हम चाहते हैं कि एक बेहतर तरीके से, पुरअमन तरीके से रास्ता निकले। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई जानी नुकसान हो। हम एक माकूल मुनासिब रास्ते के तलाश में हैं। हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि अदालतें हमारी इस दरख्वास्त पर गौर फरमाएं। वकला से हम मशावरत में हैं, वकला से हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं और उनसे मशवरा करके इमरान खान साहब जो है वो अगले फैसले करेंगे। बिल्कुल सही। और सर, पीटीआई का अगला लाहे-अमल क्या है? ये जो कशीदगी बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते, ये हुकूमत की बौखलाहट है, उनका पुलिस गर्दी है, तशद्दुद है, टेयर गैसिंग है, वाटर कैनन का इस्तेमाल है, जबर है, गिरफ्तारियां हैं, झूठे मुकदमात है। आप देखिए, कल इमरान खान साहब पर इस्लामाबाद में और मुझ पर नए मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। मैं वहाँ फिजिकली मौजूद ही नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो लाहौर में हूँ, मैं तो हाई कोर्ट में हूँ और जनाब पिंडी के इस्लामाबाद के थानों में पर्ची हो गए। किस बुनियाद पर, क्या किया है,
क्या सबूत है आपके पास जो इन्होंने जी अपेक्ट किया है, उकसाया है? कोई आपके पास सबूत है? कोई रिटन सबूत है? कोई वर्बल सबूत है? कोई ऑडियो टेप है? क्या है? किस तरह आप इल्जाम लगा रहे हैं? आप इस तरह लोगों की पगड़ियां उछाले, इस तरह लोगों को झूठे मुकदमात में मुलव्वस करें, तो फिर आप कहते हैं हालात ना बिगड़े। हम तो हालात नहीं बिगाड़ना चाहते, ये खुद हालात बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। हमने तो सब्र का दामन छोड़ा ही नहीं। शाह साहब, आपको लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, पर्चे करवाना, गिरफ्तारियों को शुना, ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको इन केसेस में उलझा दिया जाए इतना कि आप सियासत को वक्त ही ना दे सकें? और जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि इतने केसेस में उलझा दिया जाए कि इमरान खान टाइम ही ना दे सकें, कैंपेन को लीड ना कर सकें, एक अदालत से दूसरी अदालत से तीसरी अदालत उनको घुमाया जाए। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। लोगों को उकसाया जाए और उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाए और उसके बाद इलेक्शन से फरार हासिल किया जाए। ये दूसरी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। तीसरा, अगर गिरफ्तारी हो जाए तो उस गिरफ्तारी की आड़ में उनकी जात को नुकसान का हमें खदशा है, हमें ये डर है, और ये डर हमारा कोई हवा में नहीं है। वजीराबाद के बाद और जो अलर्ट्स हैं उसके बाद ये खौफ बड़ा जेन्युइन है, तो उससे हम डील करना चाह रहे हैं। सही। शाह साहब, जो भी अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसे खान साहब की पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो रहा है। देखिए, ये तो इनकी तो है ना, नादान कहते हैं ना, नादान दोस्त दादा दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। ये नादानों के हाथ आ गई है हुकूमत, और इन्होंने इस भंवर में फंसा दिया है, मजीद उलझा दिया है मईशत को, सियासत को, पाकिस्तान को एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में धकेल रही हैं। आज इमरान खान साहब ने 4 बजे एक इजलास बुलाया है जिसमें पूरे पंजाब की लीडरशिप और जो एस्पिरेंट्स हैं वो मौजूद होंगे, और हमारा सियासी कानूनी चाराजोई भी चल रही है और सियासी तबादला ख्याल भी होगा। आपके इल्म में है कि इतवार के रोज मीनार पाकिस्तान पे जलसे का उन्होंने ऐलान किया है। हमने दरखास्त लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर को दे रखी है, तो उस पर भी आज तबादला ख्याल होगा। शाह साहब, विद इन नो टाइम ऑडियो लीक्स हो जाना, कल भी आप देखें कि यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो आ गई बाहर, ये क्या रवैया? अच्छा, मेरा सवाल ये है, उसको मतलब एक तरफ, मेरा एक सवाल है, लीगल सवाल है, क्या सदर मुमलिकत की गुफ्तगू का लीक होना, क्या कौन सा कानून और कौन से ज़ाब्ते के तहत ये हुआ, और इसका जिम्मेदार कौन है? शाह साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो क्या इसको भी लीगली आप लड़ेंगे, अदालत जाएंगे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये लीक्स, देखिए आप और मैं तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या हमारे पास कोई ऐसे इख्तियार है, क्या हमारे पास कोई ऐसे वसाइल है कि हम रिकॉर्ड भी कर सके, लीक भी कर सके? ठीक है ना जी, ये तो वही कर सकता है ना जिनके पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी हो, इख्तियार हो। अच्छा शाह साहब, अभी इतवार को एक बड़ा इज्तिमा भी है पीटीआई का और उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। कुछ खबरें जो सामने आ रही थी वो ये थी कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में आप पार्टी को लीड करेंगे। दूसरी तरफ ये जो ज़बान पार्क का सारा एपिसोड है उसमें जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनकी तरफ से भी ये सवालात आ रहे हैं कि चंद एक चेहरों के अलावा, सीनियर क़यादत के अलावा बाकी के पीटीआई के चेहरे नजर नहीं आ रहे ज़बान पार्क में, वो कहाँ हैं? देखिए, पहली बात, इमरान खान साहब इस पार्टी के बानी चेयरमैन है। जिसने पौधा लगाया होता है ना, उस पौधे की रखवाली का सबसे ज्यादा दर्द और अरमान उसको होता है। ठीक, ये तो आप इत्तेफाक करेंगे। अब वो हर इवेंचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं। खुदा ना खासा को गिरफ्तार कर लिया जाए, खुदा ना खासा केसेस में उलझा लिया जाए, तो फिर पार्टी के मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने अपनी दानिस्त में मशावरत के बाद एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। उसका उन्होंने ऐलान फरमाया है कि खुदा ना खास्ता, पहले तो अल्लाह करेगा वो नौबत नहीं आएगी, और हम हर कानूनी चाराजोई करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए। अल्लाह ना करे अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो उन्होंने एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जो पार्टी के डे टू डे अफेयर्स को ओवरसी करेगी, उनकी हिदायत और उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक।
जी बिल्कुल ठीक सही हो गया। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ सीनियर एंकर और एनालिस्ट राना मुबशिर साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, आप इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम शाह साहब। शाह जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई थी इमरान खान साहब को, बट एट द वेरी सेम टाइम आपके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो आई थी, मैं अभी पास्ट की बात कर रहा हूँ, 1-2 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, उन्होंने आपके साथ मिलके, जैसे कि आपने पहले भी कहा था, हमने सुना आपको कि आप उनके साथ बैठ के तो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वारंट्स ऑल अबाउट। सो आपने वो डिस्कशन की? राणा साहब, आपने बहुत बहुत सही बात की है। मैं ध्यानदारी से कह रहा हूँ, अगर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद ने मुझसे वादा खिलाफी ना की होती, ये नौबत नहीं आनी थी। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और ये कल मैंने अदालत में जब IG पंजाब आए थे और एक यकतरफा मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, तो मैंने मदाखलत की और मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे इंटरवेंशन का मौका दीजिए। आई एम ग्रेटफुल कि जज साहब ने मुझे मौका दिया और मैंने तस्वीर का दूसरा रुख और हकीकी रुख उनके सामने रखा। मैं आज रिकॉर्ड पे कहना चाह रहा हूँ, मैंने DIG ऑपरेशन से क्या कहा। मैंने कहा, देखिए, आप तामील करवाने आए हैं, मुझे समझा दें आपके अहकामात क्या हैं। उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा, हमारा ऑब्जेक्टिव, मैं खान साहब से मिल के आया हूँ, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम जानी नुकसान नहीं चाहते। अब आप सीज फायर कीजिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं खान साहब के साथ जाऊं और इसका एक एमिकेबल रास्ता निकालूं। ये वादा हो गया। मैं अंदर गया, मैंने गुफ्तगू खान साहब से शुरू की। अभी गुफ्तगू हो रही थी तो इन्होंने वादा खिलाफी करके शेलिंग शुरू कर दी और घर के अंदर शेल बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें घर के अंदर का माहौल, जितने मुलाजिमीन थे, जितने और वहाँ लोग थी, खवातीन थी, वो मुतासिर होना शुरू हो गए। हत्ता कि खान साहब को भी मास्क पहनना पड़ा और अपनी आंखों को महफूज करने के लिए गॉगल्स पहननी पड़ी, हम सबको, और चौक हो रहे थे लोग। अब ये अगर न करते, रास्ता निकल आता। अब कल कोर्ट ने क्या किया है? कोर्ट ने भी तो ये कहा है ना कि आप सीज फायर कीजिए और हम देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। जो कोर्ट ने कल कहा है उससे पहले यही कुछ तो मैंने कहा। और अगर थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेते, थोड़ा सा बुर्दबारी से काम लेते और अगर वो जो सरकार का एजेंडा है उसका उनके आलाकार न बनते, PMLN के वर्कर्स का वो रोल न अपनाते, तो शायद ये नौबत ना आती। बिल्कुल सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान से बात करने का। राना मुबशिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अब हम बात करेंगे आपकी हमारी सेहत की। वैसे आजकल आपको कोई भी बीमारी हो और अगर आप उसका जिक्र किसी से भी करते हैं तो वो उस बीमारी के बारे में आपको कोई ना कोई टोटका बता देता है, खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, तो खुद से डॉक्टर बन जाते हैं और उससे निजात का कोई ना कोई नुस्खा जो है ना वो आपको जरूर बता देते हैं। और इस बात को मनवाने के लिए कि जी उनका नुस्खा ठीक है, वो इस तरह से यकीन का मुजाहिरा करते हैं कि जैसे खुद उन्होंने अपने आप पर वो आजमा रखा है। अक्सर बूढ़े बच्चे या जवान जब गिर जाते हैं चलते हुए या भागने के दौरान, उन्हें कोई चोट लग जाती है और उस चोट की वजह से जो है वो हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है, फिर अंदरूनी चोट लग जाती है, तो उस जगह पर टकोर करने का कहा जाता है। और अगर जख्म हो जाए या फिर उस जख्म की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर यह भी कहा जाता है कि जी आपने दूध नहीं पीना, आपका जख्म खराब हो जाएगा, आपने पानी से धोना नहीं है उसको, पानी से दूर रहना है। अगर कुछ जल गया, अच्छा, कहा जाता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा या तो डॉक्टर है या इंजीनियर है, क्योंकि या तो वो हकीम है या तो वो जुगाड़ू है, ठीक है, तो वो फौरन से आपको मशवरे देना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके साथ जो भी बीमारी चल रही है तो वो उस बारे में आपको मशवरा देना शुरू में। तो आप लोग तज्जियाकार भी बन गए हैं हालात को देखते हुए, तज्जियाकार भी, जिसको बोलो तज्जियाकार, जिसकी फेसबुक जी ऐसे ही है। मैं अभी ब्रेक में भी यही ऑब्जर्व कर रहा था। अच्छा जी, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सुहाब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये टॉपिक डिस्कस, ये टॉपिक ना हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि मिसकंसेप्शंस क्या हैं, और हम फजूल में कभी मिथ्स के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी मिसकंसेप्शंस के पीछे भाग रहे होते हैं। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि जी अगर आपका जल जाए तो फ़ौरन से पेस्ट लगाएं या हाथ धोएं, अगर चोट आ गई है, कोई रगड़ आ गई है, ज़ख़म आ गया है, तो क्या पानी से दूर रहें, दूध ना पिएं, उस ज़ख़म में रेशा हो जाएगा, हीलिंग लेट होगी। प्लीज़
ठीक है, इसमें बेसिकली मिसकंसेप्शंस हैं जो कि सुनी सुनाई बातें जिन चीज़ों को हम लोगों ने कह लें कि इन्फोर्स करना सीख ली है, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं है लेकिन हम लोगों ने सुन के ये करना शुरू कर दी है। 3-4 चीज़ें हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पर हम लोग फेस करते हैं और लिटरली हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कि लोग इन सुनी सुनाई बातों से अपने आप को कितना नुकसान कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो ही बंदा कोई गिरता है, चोट लगती है, स्वेलिंग हो जाती है और फ़ौरन कहते हैं कि जी रेत गर्म करके इसको लगाएं। अब एक लॉजिकल सी बात है कि अगर कोई चीज़ स्वेल की हुई है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसमें ऑलरेडी बहुत हीट है। अगर आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स और ज़्यादा स्वेल कर जाएंगी, ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी, स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। बाद में बड़े कहेंगे बाकी को बड़ा मसला है, हालांकि वो आपकी हीट की वजह से प्रॉब्लम इंक्रीज हुई होती है। सारी दुनिया में क्या होता है, आपने देखा होगा बॉक्सिंग का मैच होता है, किसी के मुक्का लगता है और उसके स्वेलिंग हो जाती है, वो क्या करते हैं फौरन बर्फ लगाते हैं, स्वेलिंग खत्म होती है, वो दोबारा अपनी बॉक्सिंग करने लग जाते हैं। सारी दुनिया एक्यूट चोट को, ताज़ी लगी हुई चोट को ठंडा करती है, हम लोग गर्म कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत कंट्रास्ट है कि एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरा ये होता है कि जब भी आपके कोई वूंड कोई जख्म लगा है तो आपने जी पानी नहीं लगाना, रेशा लग जाएगा। हालांकि अगर देखें, अल्लाह ताला ने सबसे साफ सुथरी चीज़ पानी बनाई है। अगर जिल्द के ऊपर 10 जरासीम पड़े हुए हैं, आप उसको पानी से वॉश करेंगे, उसमें से 8 बह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम लोग इसको पानी नहीं लगाते और वो चीज़, हाँ। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात यह है कि आप उसको वॉश करें और उसके बाद एयर ड्राई करें या टिश्यू से ड्राई कर लें। आपने उसको भीगे नहीं रहने देना, क्योंकि अगर वो भीगा रहेगा ज़्यादा मोर देन कह लें कि 2 to 5 मिनट्स, तो फिर ये है कि स्किन वीक हो जाएगी, इसमें माइनर कट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे और बैक्टीरिया अंदर जाने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो चीज़ अच्छी है लेकिन एहतियात के साथ। थर्डली चीज़ जो कि मैं बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें कह लें कि रोज़ का सामना करना पड़ता है, पेशेंट की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, वो कहते हैं कि जी दूध नहीं पीना चाहिए। दूध क्यों नहीं पीना? दूध में तो कैल्शियम है और कैल्शियम नहीं जाएगी, हड्डी की रिपेयर नहीं होगी। पूछा जाता है कि हाँ जी आप क्या करते हैं? नहीं जी, अम्मा ने कहा था कि जी आपने 40 दिन तक पाए खाने, कीमा खाना है, गोश्त खाना है। अब गोश्त, कीमा और पाए में क्या है? कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स, अगर आपके मसल डैमेज है, प्रोटीन्स खाएं जितने मर्जी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल खा के मरीज बेचारा आगे चलने फिरने के काबिल नहीं है। ऑयली चीज़ें खा के उसके स्टमक एसिडिटी बढ़ जाती है, उल्टियाँ होती हैं, बुरी हालत हो जाती है। लेकिन जो मेन चीज़ को चाहिए थी, दूध, वो नहीं दिया जाता। और वो कहा जाता है जी रेशा करेगा। जी रेशा। तो मैं उनका जवाब मैंने सिंपल से मैंने रखा हुआ आंसर सारों को कि जो भी कहते हैं जी रेशा पड़ता है, मैं कहता हूँ जी खाला आपने दूध जहब में नहीं डालना, मैदे में डालना। और मैदे का जो एसिड है वो फौरन दूध को दही बना के उसको फाड़ देगा और इसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रोटीन्स मसल की तरफ चला जाएगा और जो है पानी वगैरह जज़ब हो जाएगा, बाकी सारा एक्सक्रीट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोई चोट लगती है तो ये भी कहा जाता है कि फौरन से पट्टी नहीं करनी। अगर गर्मियों में कोई चोट लगती है तो जी खुले रहने दो, जख्म को ऊपर पायोडीन लगा लो, डिटोल लगा लो, खुद ही वो ठीक हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डिपेंड करता है कि वूंड किस तरह का है। अगर तो वूंड से कह लें कि स्किन ऊपर से उतर गई है, ब्लड आ गया, हाँ उसको कवर करना जरूरी है ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना जाए। अच्छा, ओके। लेकिन कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जिनको आपने कवर नहीं करना होता, जैसा कि जिस तरह के एक रगड़ लग गई है। अच्छा। और इतनी फ्रैंक ब्लीडिंग नहीं हो रही है, उसको अगर आप ड्राई करेंगे, उसको क्लीन आ जाएगा, नेचुरल मैकेनिज्म है, वो कवर हो जाएगा, जो उसका स्कैब बन जाएगा, बेस्ट है। लेकिन अगर वुंड गहरा है और उससे मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है या उससे पानी जिस्म का रिस रहा है, तो उसको कवर करना जरूरी होता है। हाँ, आप ये करें कि उसको फ्रीक्वेंट चेंज करते रहें ताकि ये ना हो कि जो पानी अंदर इकट्ठा हो रहा है, साथ में स्वेटिंग हो रही है, पसीना इकट्ठा हो रहा है, तो फिर वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि हम लोग की स्किन के ऊपर ऑलरेडी जरासीम होते हैं, जो कि हम लोग के कह लें कि एक नेचुरल अल्लाह ताला ने एक स्किन का फ्लोरा बनाया कि उसमें जरासीम होते ही होते हैं, उनसे हम नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट बेंच चेंज करें और उससे ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के प्रॉब्लम्स जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो वो सबसे ज़्यादा यही होते हैं कि उनको या तो चेस्ट पे रेशा हो जाता है या गले में हो जाता है, कभी कभार इन्फेक्शन भी हो जाता है। अच्छा, ऐसे में बड़ी बातें सुनने को मिलती है, इसको केला नहीं खिलाना, ये रेशा बढ़ जाएगा, इसको दूध नहीं पिलाना, ये रेशा बढ़ जाएगा। और इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रास्ट लें। सारा साल आप लेमन खाते हैं, ठीक है, आप कोक्स वगैरह पीते हैं, सर्दियों में आके क्यों वो कोक इन्फेक्शन कर देती है? क्यों कर देता है? सवाल है कि आप सारा साल पीते हैं, ना आपको कोक ने तंग किया, ना आपको लड्डू पीठी ने तंग किया, ना किसी गोलगप्पों ने तंग किया, लेकिन सर्दियों में आके वो क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि आपके जो गले के जो स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह जो जरासीम है, वो ठंडे और खट्टे मीडियम में परवरिश पाते हैं।
और जरासीम का होना जरूरी है, तब इन्फेक्शन होगा। बेसिकली कोक ने, सॉफ्ट ड्रिंक यानी जितने भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ने, या एसिडिक जो भी है फूड्स ने, इन्होंने मसला नहीं करना, इन्होंने एक मीडियम प्रोवाइड करना है। जब जरासीम होंगे तो वो प्रोलिफरेट करेंगे, तब इन्फेक्शन होगा। तो बेसिकली कसूर उसका नहीं है, कसूर रहता है कि इन्फेक्शन यानी जरासीम कहीं ना कहीं से आए होते हैं, और जब आते हैं आप कुछ ना भी करें, इन्फेक्शन तो फिर हो ही जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों की, जितना वो भागते दौड़ते हैं माशाल्लाह से, अक्सर बच्चों को चोट लग जाती है। बिल्कुल, और फिर हीलिंग का प्रोसेस इसलिए भी स्लो होता है कि बच्चे टिकते ही नहीं है, इधर भाग रहे हैं। चोट लगने के बाद भी एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी का लेवल उस तरह से होता है कि बच्चे सुकून नहीं करते। तो बच्चों की चोटें किस तरह से ठीक हो सकती हैं? अच्छा, मुझे लगा पूछने लगी बच्चे किस तरह सुकून में आए। बच्चों की चोटें वो तो बिल्कुल नहीं। याद रखिए, एक चीज होती है नेचुरल मैकेनिज्म। अल्लाह ताला ने हर चीज का इंसान के अंदर सिस्टम लगाया हुआ। बच्चे जो हैं वो बड़े आइडियल पेशेंट्स होते हैं, इन द सेंस कि अगर उनको पेन है उन्होंने रुक जाना है, ना बाजू मूव नहीं करना। अगर उनको पेन नहीं है उन्होंने हर चीज के लिए मूव करना है। तो लिटरली बच्चों को ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। असल प्रॉब्लम आती बड़ों की, क्योंकि बड़े जो होते हैं, मैं अगर ये ज्यादा चल लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर खौफ, ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों में हाँ, अगर कोई फ्रैक्चर है, अनस्टेबल है, आप उसे ऑपरेट करें, उसे स्टेबल कर दें, दैट्स इट। लेकिन अगर वो चीज़ अपनी जगह पर ऑलरेडी स्टेबल है, उसकी कोई परेशानी नहीं है, फिर बच्चे को खेलने दें। उसको पेन होगी वो खुद ही बैठ जाएगा। तो हर चीज़ आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, कुछ चीज़ें नेचर पर भी छोड़ देते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप ऑर्थोपीडिक डॉक्टर हैं और नी स्पेशलिस्ट भी हैं प्रॉब्ली, तो बताइएगा ये जो शैटिका की पेन है ये किस तरह से होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसको फिर इसका तरीका इलाज के बारे में बताइए, क्योंकि ये हमें टर्म सुनने में मिलती है और आजकल हर दूसरे बंदे को ये शैटिका पेन होता है। किस तरह से हम नॉर्मल पेन से शैटिका पेन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? शैटिका बेसिकली एक नर्व पेन होती है, यानी कि आपकी जो कह लें कि टांग के अंदर जो नर्व होती है, जो मेन नर्व होती है, जब ये प्रेस हो जाती है आपकी रीढ़ की हड्डी के पास, तब ये शैटिका इसको कहा जाता है। ठीक है। और निशानी क्या होती है कि पेन आपको बैक में है, लेकिन साथ में पेन आपकी टांग में ट्रेवल करती है। अब एक छोटी सी बात है कि अगर आपका एक मसल में प्रॉब्लम होती तो मसल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, बोन यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म हो गई, एक एरिया क्रॉस करके दूसरा और तीसरे में क्यों गई पेन? वो सिर्फ वाहिद एक चीज होती है जो कि आपकी नर्व होती है, जो कि इन एरियाज को ट्रेवर्स करके आगे तक जाती है। तो अगर आपकी नर्व कंप्रेशन में आएगी, प्रेस होगी, इरिटेट होगी, तो आपकी पेन जो है वो ट्रेवल करके उसको शैटिका कहा जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज इसका ये होता है कि सबसे पहले तो आपने फिजियोथेरेपी करनी थी, अपने बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। मेडिसिन इसका टेम्पररी हल है, मेडिसिन आपका परमानेंट हल नहीं है। ठीक है। परमानेंट हल के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि आपके बैक के मसल स्ट्रांग हो और आपके बैक का पोस्चर ठीक हो। जब आपका बैक का पोस्चर ठीक होगा तो जो थोड़ा बहुत दबाव होता है नर्व के ऊपर, वो चीज़ रिलीव हो जाती है। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि शैटिका के पेशेंट कहते हैं जी मैं कभी कभी तो बिल्कुल ठीक होता हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जिस तरह और अचानक से वो पेन आ जाता है, लेकिन फिर अचानक पेन हो जाती है। उसकी लॉजिक ये होती है कि जो ही आपके मसल्स वीक होंगे आपको पेन इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद और अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस पाकिस्तान और मिस ह्यूमैनिटी से। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो कि पेशे के लिहाज से तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, मगर अपनी मिसाल जो है खूबसूरती की वजह से जो है ना वो भी उन्होंने काफ़ी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। और जब हम मुकाबला हुस्न की बात करते हैं जो तुर्किया में मुनक्किद कराया गया और उन्होंने पाकिस्तान से वो हैं चूंकि, तो उन्होंने जब ये टाइटल जीता तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो फलाही कामों में भी हिस्सा लेती हैं और थैलेसीमिया फाउंडेशन ऑफ मदर ट्रीसा चैरिटी के साथ मिलकर मरीजों के लिए भी काम कर रही हैं। और हाल ही में उन्होंने कंबोडिया में मिस ह्यूमैनिटी का एजाज़ भी हासिल किया। और बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जिनको ये टाइटल दिया जा सकता है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ, हम बात कर रहे हैं और मिस ह्यूमैनिटी भी। बिल्कुल जी। शफक अख्तर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी अचीवमेंट्स, इतना सारा जो है ना पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगी कि एक प्राउड मोमेंट है कि आज उन्होंने हमें पाकिस्तान सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन किया। उनके एक्सपीरियंस के बारे में उन्हीं से जानते हैं। जी शफक, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी शफक, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। माशाल्लाह से इतने टाइटल्स विन किए, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और चैरिटी के कामों में भी आप बिल्कुल आगे आगे होती हैं, क्या कहेंगी?
मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इस टाइम फील कर रही हूँ कि पाकिस्तान ने मुझे चुना है कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ, और ना कि सिर्फ मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए टाइटल भी लेके आई हूँ, जबकि मैंने 2 इंटरनेशनल पेजेंट्स किए हैं अभी तक। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की पेजेंट हिस्ट्री में मैं फर्स्ट टाइम 2 टाइटल्स लेके आई हूँ पाकिस्तान के लिए। पहला टाइटल मैंने सितंबर के एंड में तुर्की में जीता है, जो कि मिस औरा का टाइटल है, और इसके अलावा दूसरा टाइटल मैंने कंबोडिया में जीता है जनवरी के लास्ट वीक में, जो कि मिस ह्यूमैनिटी का टाइटल, और वो एक बहुत ही बड़ा टाइटल है। उस टाइटल के पीछे बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करती हूँ। इवन कि मैं चाहती हूँ कि मैं ग्लैमरस की तरफ ना जाऊँ, मैं ज़्यादा चैरिटी को प्रेफर करती हूँ। और सुंदर फाउंडेशन ऑफ थैलीसीमिया एंड हीमोफिलिक है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। इसके साथ मैं मदर ट्रीजा चैरिटी में काम कर रही हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटेबल वर्क में ही इन्वॉल्व रहूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, तो मुकाबला हुस्न में जाने का ख्याल किस तरह आया आपको? मैंने ये सोचा कि मतलब जो हमारी ख़वातीन है वो हर ही डिपार्टमेंट में एक्सप्लोर कर रही हैं पाकिस्तान की, जैसे कि पुलिस, आर्मी, हर जगह। तो मैंने ये सोचा कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं इंसानी खिदमत तो कर ही रही हूँ, इसके साथ साथ मैं चाहती थी कि मैं हमारी पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनूँ, ताकि तमाम मुल्कों को पता हो कि पाकिस्तानी जो औरत है वो किसी से कम नहीं है, वो हर जगह खुद को एक्सप्लोर कर सकती है और वो अब पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रोल मॉडल बनना चाहती थी पाकिस्तानी औरतों के लिए। बहुत ज़बरदस्त बात है, आप रोल मॉडल ही हैं बहुत सारी ख़वातीन जो इस वक्त आपको देख रही हैं, यंग लड़कियां जो इस वक्त आपको देख रही हैं। अच्छा शफक, अगर हम लड़कियों की बात करें तो जब जनरली कोई लड़की डॉक्टर बन जाती है तो पेरेंट्स का, फैमिली का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि वो फिर हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद भाई वो अच्छी किसी जॉब में, किसी गवर्नमेंट प्रोफेशन को ही परसू करें। लेकिन आपने किस तरह से ये इस तरफ आ गई? आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप गई, फिर आपने मिस ह्यूमैनिटी का भी जो है ना ये टाइटल विन किया। 2 बड़े जो टाइटल्स हैं वो तो एक तो मिस पाकिस्तान है, फिर मिस ह्यूमैनिटी का तो ये 2 बड़े टाइटल्स जीतने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ। और जो मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस है, मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 3 साल हो गए, और 3 सालों से ही मैं सुंदर फाउंडेशन में भी सर्व कर रही हूँ और इसके साथ साथ मदर ट्रीजा में भी सर्व कर रही हूँ। ज़बरदस्त। और यूसी के जहाँ पे मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक करती हूँ, उन पेशेंट्स के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं अपना अलग से भी क्लिनिक करती हूँ, ताकि जैसा कि हमारे मुल्क में मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, तो मेरी कोशिश होती है जितना हो सके मैं लोगों के लिए करूं। और ये शायद उन सब की दुआएं और उन सब की मैं कहती हूँ ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर कि मुझे खुदा ने इतना ज़्यादा नवाजा है, और मैंने 2 इंटरनेशनल पेजेंट्स किए हैं और दोनों ही मैंने विन किए। ज़बरदस्त। तो शफक, आपने बात की कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को भी टाइम देती हैं। अपनी अगर क्लिनिक के बारे में बता दें, क्या टाइमिंग्स हैं, किस टाइम आप अवेलेबल होती हैं, किस क्लिनिक में किस जगह अवेलेबल होती हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं घुटनों के मसलों में या कोई भी हड्डियों के मसले में मुब्तला हैं, उनकी रहनुमाई हो जाएगी और उनकी मदद भी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल मैडम, यूसीएच हॉस्पिटल है ये लिबर्टी गोल चक्कर के पास लाहौर में। एक्चुअली उधर सर्व करने की वजह ये भी है कि मेरी पैदाइश उस हॉस्पिटल में हुई थी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम इस हॉस्पिटल में पैदा हुई हो तो अब तुमने इस हॉस्पिटल को सर्व करना है। तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आप शफक ये कहिएगा कि आपके नज़दीक ग्लैमरस होना ज़्यादा अहम है या फिर सोशल वर्कर होना? मेरे करीब मेरी एक स्टेटमेंट भी है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की हुई है, आई प्रेफर चैरिटेबल वर्क ओवर ग्लैमरस। जबरदस्त। लेकिन शफक, आपने एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है अपनी ग्लैमरस लाइफ में भी, और फिर अगर हम चैरिटी की बात करें तो चैरिटेबल वर्क में भी आप बहुत आगे होती हैं और माशाल्लाह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं फैमिली की सपोर्ट की यहाँ पर बात करूँगी कि फैमिली ने कितना सपोर्ट किया जब आपने कहा, जब आप क्योंकि पेशे के लिहाज से आप डॉक्टर हैं, जब आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मैंने जाना है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, मिस पाकिस्तान का हुआ, फिर मिस चैरिटी का, तो किस तरह से उनका रिएक्शन था? किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई,
वो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मुकाम के ऊपर हूँ। अच्छा, और वो इस चीज़ को बहुत प्राउड फील करते हैं, मेरे फादर बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरी बेटी को पूरे पाकिस्तान में से मिस पाकिस्तान का टाइटल मिला। अरे वाह। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि ऑलमोस्ट तुर्की में भी 60-70 कंट्रीज थी, कंबोडिया में भी अराउंड 70-80 कंट्रीज थी, उनमें से हमारी बेटी को चूज किया गया इस टाइटल के लिए। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा शफक, मुझे ये भी बताओ कि आप क्या आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में बता दो। जितनी भी शायद डॉक्टर्स हैं, चूंकि आप मिस पाकिस्तान, मिस ह्यूमैनिटी का टाइटल विन कर चुकी हैं, अगर वो भी इस तरफ जाना चाहती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? माशाल्लाह से यू वेरी प्रिटी, तो क्या उसकी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? क्या पर्सनालिटी में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? क्या इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है? बता दो, जो लड़कियां पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? जी, पहले तो सबसे पहले मैं ये अनाउंस करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में मैं फर्स्ट टाइम मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, और मिस वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी विद ब्रेन। मिस वर्ल्ड में ग्लैमरस वगैरह इतना सब कुछ नहीं देखा जाता, ज्यादा ब्यूटी विद ब्रेन उनका प्रोजेक्ट होता है। तो मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो कि मिस वर्ल्ड में इस साल रिप्रेजेंट करूंगी। उसके अलावा जैसा कि आपने पूछा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो डेफिनेटली मेरे फ्यूचर गोल्स में यही है कि जहाँ पे मेरे पास एक मेरा बिल्कुल अपना ज़ाती पर्सनल क्लिनिक हो और मेरे साथ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हों, जहाँ पे हम उन लोगों का इलाज कर रहे हों, उन लोगों को ट्रीट कर रहे हों जिनका कोई वसीला नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्त। और आप ये भी बता दें कि हिस्सा कैसे ले सकते हैं इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं रोल मॉडल बनना चाहती हूँ हमारी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये मिस पाकिस्तान पेजेंट जो है, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को शोकेस करता है, जहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आवाज़ बुलंद कर सकते हो अपनी, और अपना जो पॉइंट है वो रख सकते हो। ये बहुत एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी पूरी कौम को रिप्रेजेंट करते हो। तो शफक, इसमें क्या बोलना अच्छा आना चाहिए? क्या लुक्स होनी चाहिए? क्या होना ज़रूरी है? आवाज तो उठा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ आ गई, लेकिन किस तरह से इसमें कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? किन चीजों का होना बहुत जरूरी है? मैडम, इसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, ब्यूटी विद ब्रेन। अच्छा, मैं सिर्फ इसको एक ही सेंटेंस में कोट करूंगी, ब्यूटी विद ब्रेन। ओके, खूबसूरती और साथ में दिमाग भी चले। जी एग्जैक्टली। अरे वाह वाह वाह, ओके, जबरदस्त। तो जितनी भी यंग गर्ल्स आपको देख रही हैं, जल्दी से मैसेज क्या देना चाहेंगी उनको? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी अपनी ड्रीम्स को लेट डाउन ना करें, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें। अगर आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो करेंगे तो एक दिन आपके ड्रीम्स जरूर रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होंगी। जैसा कि मैं फर्स्ट टाइम पे अपने ऑनलाइन शेयर कर रही हूँ, जब मैं मैट्रिक क्लास में थी, मैं मैट्रिक क्लास में शायद आपको आइडिया होगा कि जब आपका फेयरवेल होता है, मिस इवनिंग होता था। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने अपना इंटरकनेक्ट से किया है, वहाँ पे भी मिस इवनिंग का एक लड़की को टाइटल मिलता था जो कि सबसे खूबसूरत होती थी। मुझे ना स्कूल में ये टाइटल मिला, ना मेरे कॉलेज में, और ना ही यूनिवर्सिटी में, जबकि मुझे बचपन से बहुत ख्वाहिश थी इस चीज़ की। लेकिन फिर जब मुझे पाकिस्तान का टाइटल मिला तो मैंने सारी चीज़ें रिकॉल की पीछे के, मुझे स्कूल में नहीं मिला, कॉलेज में नहीं मिला, यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए इतना बड़ा टाइटल सोचा हुआ था कि मैंने पूरे पाकिस्तान में से टाइटल लेना है। और ये मैं फर्स्ट ऑन एयर डिस्कस कर। जबरदस्त शफक अख्तर, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और आप वाकई इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल हैं बहुत सारी यंग गर्ल्स के लिए, बहुत सारी खवातीन के लिए, बहुत सारी डॉक्टर्स के लिए। एंड वी विश यू गुड लक। आपका जो फ्यूचर ये कंपटीशन होने वाला है मिस वर्ल्ड का, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो मिस वर्ल्ड है वो पाकिस्तान से ही हो और आप ही हो, और आप ही वो टाइटल अपने नाम करें। और जमील, मैंने एक और चीज़ देखी है कि डॉक्टर्स के बारे में एक परसेप्शन होता है कि जी बहुत नर्ड हैं, बहुत पढ़ते हैं, सिर्फ हर वक्त किताबें ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन शफक ने इस मिसकंसेप्शन ही कहेंगे इसको, जो है ना, वो गलत साबित किया। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने गलत साबित किया कि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल यू राइट डॉक्टर शफक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश यू लक। अभी हम रुख करते हैं ज़मान पार्क का और ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ की जानते हैं, क्योंकि इस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। और ज़मान पार्क में क्या सूरत हाल है, हमारी नुमाइंदा ज़ैनब इस वक्त हमारे साथ हैं। ज़ैनब, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ज़मान पार्क की? जमील, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और कल की सूरत हाल के बाद अब जो सिचुएशन है
वो थोड़ी सी मामूल के मुताबिक बेहतर है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक जारी है, लेकिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद है। मैं कुछ अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो आपको दिखा भी देंगे। कैमरामैन जो कारकुनान है वो मेरे पीछे भी मौजूद है, बिल्कुल सड़क के उस साइड पे मौजूद है। अगर बात करें कारकुनान की, जो सिक्योरिटी इमरान खान के घर की संभाली हुई है, इमरान खान के गेट के बाहर भी एक कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, हाथों में डंडे भी अभी उठा रखे हैं और ये कहना है कि कभी भी यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन दोबारा से कल वाली हुई या परसों वाली हुई तो हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत खुद करना जानते हैं। मेरे पीछे भी इस वक्त अगर आपको कुछ दिखाएं तो यहाँ पे कारकुनान ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो कंटेनर्स लगाए हैं और साथ ही साथ में अपनी हिफाजत और उसके लिए जो है वो तमाम जो इंतजामात है वो किए हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी उनका कहना है कि यहाँ से कोई पुलिस वाला, कोई भी कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई भी आएगा तो हम लोग यहाँ पर पूरी अपनी जो है वो सिक्योरिटी की जो है। ठीक हो गया। ज़ैनब, ज़मान पार्क के अंदर की क्या सूरत हाल है उसके बारे में भी हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो अगर बात करें उस साइड पे, तो उस साइड चूँकि इमरान खान का घर है तो इमरान खान के घर के बाहर भी ऐसी ही कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और क्योंकि आज इमरान खान ने हंगामी इजलास भी तलब किया है जिसमें इस तमाम सूरत हाल के बारे में जो है वो आगाह किया जाएगा और तमाम आगे जो अगर उन्होंने जलसे का ऐलान किया हुआ है इतवार को तो उसके बारे में मुशावरत की जाएगी। लेकिन फिलहाल चूँकि कोर्ट की प्रोसीडिंग भी जारी है तो उसी हवाले से जो वक्त के साथ साथ फैसले होंगे या मामला देखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कारकुनान ही मौजूद है। जो दूसरे पुलिस एहलकारों की बात करें सिक्योरिटी के लिए तो यहाँ पर पुलिस का एक भी एहलकार ऐसा मौजूद नहीं है जो कि सिक्योरिटी पे मामूर हो। लेकिन जो कारकुनान है उन्होंने प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी जो है वो ओवरऑल ज़मान पार्क की चारों तरफ की बात करें तो वो संभाल रखी है, हाथों में जो है वो डंडे उठा रखे हैं। और ये भी उनका ये कहना है कि आगे आने वाली सिचुएशन से जो है वो हम खुद ही निपट लेंगे। यहाँ से अगर बात करें ट्रैफिक की वो तो मामूल के मुताबिक जारी ही है, लेकिन कोई भी अगर यहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरती है या पुलिस एहलकार गुजरता है तो यहाँ पर कारकुनान जो है वो नारेबाजी करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो नामुमकिन बनाएंगे। और साथ ही साथ जो वक्त जैसे जैसे आगे जा रहा है इस वक्त उम्मीद यही करते हैं कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो बेहतर ही होती जाए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है वो इस वक्त यही है कि कारकुनान ने इस तमाम जो कंट्रोल संभाल रखा है और उनका ये कहना है कि आगे आने वाले सूरत हाल से भी हम जी। अच्छा ज़ैनब, ये भी कहिएगा, आपने जैसा बताया कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगाए गए हैं और ये की जानिब से लगाए गए हैं। अच्छा, आज सुबह खबर ये आ रही थी कि ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले 4 रास्तों में से 3 रास्तों पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट रोड्स की। तो क्या वो पंजाब पुलिस की तरफ से लगाए गए? लेकिन ताहाल अभी इस तरह की कोई भी सिचुएशन देखने में नहीं आई क्योंकि कल जो सूरत हाल थी काफ़ी कशीदगी थी तो उस कशीदगी के पेश नज़र जो है कंटेनर्स लगाए गए थे। लेकिन जैसे ही लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म आया तो तमाम जो कंटेनर थे वो हटा दिए गए, ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक जो है वो कर दिया गया। इस वक्त भी यहाँ पर एक तो धर्मपुरा जो है वो पुल है वहाँ पर भी इस वक्त हाल कोई भी ऐसे कंटेनर नहीं लगाए गए हैं, ना ही जो जेल रोड की तरफ रास्ता जाता है, ना ही पीछे जो ठंडी सड़क है वहाँ पर कोई कंटेनर से लगाए गए हैं। लेकिन सूरत हाल के मुताबिक जो है जैसे ही अगर सूरत हाल मजीद कल वाली पेश आती है या कोई ऐसे मामला नजर आते हैं तो फिर रास्ता बंद करने की कोई अच्छा ज़ैनब क्या आ सकते हैं। लेकिन ताहाल अभी जी ज़ैनब, क्या पीटीआई की सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद है? हाल तो अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नहीं पहुंची। इस वक्त जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग्स चल रही हैं तो वहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो तमाम जो सीनियर क़यादत है वो अभी ज़मान पार्क भी पहुँचना शुरू हो जाएगी क्योंकि जो सरबराह तरीके इंसाफ है उन्होंने यहाँ पर शाम के टाइम में हंगामी इजलास तलब किया हुआ है तो तब सीनियर क़यादत आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज दूसरी जानिब यहाँ पे कारकुनान की जो तादाद है वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है और वो भी अपना जो है वो दिफा करने का कह रहे हैं। नारेबाजी जारी है यहाँ पर और यही कहा जा रहा है कि हम अपना दिफा लाजमी करेंगे। अच्छा ज़ैनब, आज पीटीआई का एक इजलास भी है, मीटिंग भी है, वो कितने बजे है और उसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर जो हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया है उसमें जो पीटीआई की तमाम सीनियर क़यादत है वो शिरकत करेगी। जैसे शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, शफकत चीमा है, उसके बाद महमूद रशीद है, मुसर्रर जमशेद चीमा है, ये तमाम वो मरकज़ी क़यादत है। फवाद चौधरी हैं जो कि शाम को इजलास में शिरकत करेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी ने चूँकि ये बताया कि शाम को इमरान खान जो है वो हंगामी इजलास कर रहे हैं तो उसमें उनका यही कहना है कि आगे वाले आने वाला जो लाहे अमल है मज़ीद जो है वो क्या सूरत हाल के ऊपर फैसले किए जाएंगे। इसके अलावा जो कि इमरान खान ने रैली में किया था कि इजलास किया, जलसा किया जाएगा मीनार पाकिस्तान में, उसके हवाले से मुशावरत की जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है ज़मान पार्क की उसके हवाले से मुशावरत की जाएगी। तो तमाम अभी जब शाम को इजलास होगा तो उसके
बाद ही कोई बेहतर सूरत हाल सामने आएगी कि फाइनली क्या जो है वो जवाब हमें मिलता है, या अभी जो लाहौर हाई कोर्ट में भी हेयरिंग्स चल रही हैं तो अभी जो है वो साफ जवाब उसकी तरफ से ही आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर नारेबाजी जारी है इमरान खान के हक में, हुकूमत के मुखालिफ नारेबाजी जारी है। उनका यही कहना है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया और ज़मान पाक की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो इस वक्त हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाई। अब देखना ये है कि अब आगे नेक्स्ट प्लान क्या होता है PTI का भी या फिर हुकूमत का। और अभी एक बड़ी खबर भी आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार को जलसा करने से भी रोक दिया है। तो अदालत का ये कहना है कि अगर जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करें। तो आज हंगामी इजलास भी है PTI का, उसमें इतवार को होने वाले इस जलसे से मुतालिक भी बात होनी थी, फिर कानूनी राय भी ली जानी थी वकला से इन केसेस से मुतालिक भी। तो लेट्स सी अभी आने वाले घंटों में क्या सूरत हाल बनती है। एक बार फिर खुशामदीद, जहां बात करते हैं आपकी सेहत की और उसमें मुख्तलिफ बीमारियों को डिस्कस किया जाता है। आज जिस तरह हमने डिस्कस किया मिसकंसेप्शंस को, कि ये जो मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर आपको जख्म आ गया तो ये ना करें, अगर आप बीमार हैं तो वो ना करें, अब ये आप दवाई ले लें। अब जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में डॉक्टर है या फिर वो इंजीनियर है, लेकिन जिस तरह फोकस होना चाहिए वो है फिटनेस। जितना आप फिट होंगे उतना ही आप बीमारियों से बचेंगे और उतना ही आप लोगों के मशवरे से भी बचेंगे कि रेशा है तो दूध ना पिए या केला ना खाएं और ब्ला ब्ला ब्ला, और बच्चों के लिए भी खास तौर पर। तो जब फिटनेस की बात होती है वहीं हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं, रहमान अब्बास, आपके हम सबके फेवरेट। रहमान साहब, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सबको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एनर्जी चेक, एक कोच, एक लाइफ कोच अगर आपके सामने आता है तो उसका आवाज, उसका उठना बैठना, ये सारी चीजें जो है बहुत अफेक्ट करती हैं। हाँ। तो सम टाइम क्लाइंट कहता है ओ आप ही इस तरह तो मुझे क्या चेंज करोगे, मोटिवेशन देनी है। आपसे मोटिवेशन भी आनी चाहिए कि भाई फिट रहना है तो आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा होना चाहिए। काउंसलिंग भी एक मेडिटेशन है, आप बातों से रिकवर करते हो मेंटली। अगर आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि एकदम वर्कआउट, नो मैं अपने क्लाइंट को, अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो नहीं, बातों से उसको रिकवर करना है। जबरदस्त। रहमान साहब, रमजान की आमद जो है ना, बस कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि रमजान मुबारक। बहुत से लोगों का प्लान है वजन कम करने का, और बहुत सारे लोग फिर ऑपोजिट कर लेते हैं, वजन बढ़ा लेते हैं इस चक्कर में कि जी ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। एनीवेज, रमजान में वजन किस तरह से कम करें, ठीक है, और एक्सरसाइज का क्या टाइम होना चाहिए। फिर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी हम तो रोजे में सुबह सोते हैं, रोजा रख के। बेस्ट एक्सरसाइज होती है इफ्तारी से पहले। तो आप ये बताएं खाली पेट क्या टाइम है। फिर लोगों को ये भी लगता है कि जी इतनी कैलोरीज तो हमने खाई नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, अगर मैंने वर्कआउट कर लिया मेरा तो रोजा है, बेहोश हो जाऊंगा, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। व्हाट इफ मेरा शुगर लेवल ड्रॉप कर गया और मैं बेहोश हो गया तो मेरा तो रोजा टूट जाएगा। तो इस पे थोड़ा सी रोशनी डालें, कब वर्कआउट करें, कितनी देर के लिए वर्कआउट करें। थोड़ी सी रोशनी, बहुत सारी रोशनी मैं डालता हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट एक प्लान है। माह रमज़ान में बाबरकत तक महीना है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर दिन आपके लिए ज़रूरी है, आप अल्लाह ताला को याद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले नमाज अगर आपकी मिस होती है तो आप उसको कायम करो, एक आप में चेंज लाने के लिए, एक अच्छी सेहत के लिए। मैं भी हूँ, आप इस सेहत के पीछे एक राज है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ ट्रेनिंग से पहले। सुभान अल्लाह। जबरदस्त। सेकेंडली, हमारे जो बहाने हैं ना, ये कभी ख़त्म नहीं होते हमें बहाना चाहिए कुछ करने का। फर्स्ट, रमज़ान में कोशिश ये करना है कि एसिडिटी से दूर रहे। अच्छा। क्योंकि मोस्टली होता है कि आपका डाइट पैटर्न, खाने पीने का प्लान टोटली चेंज हो चुका है। सहर इफ्तार आप दो हिस्सों में डिवाइड कर, लेकिन हमारा खाना पीना जैसे ही इफ्तार हुआ है उसके बाद 2-2 घंटे बाद हम खाना शुरू कर देते हैं। उसका बैलेंस करना है। आप सहर में कार्ब अच्छा लेके, ताकि आपके एनर्जी लेवल अच्छा रहे। जैसा कि क्या लें, साथ साथ बताते जाएं। दलिया आपने लेना है, ठीक है, दूध में बना। हाँ, दूध में कर ले, एक प्याली, बहुत ज्यादा नहीं, बाउल नहीं करना, ठीक है। 1 चपाती आप कर सकते हैं, लाइट बटर आप कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये चीजें प्लीज आपने मेंशन करनी है, बहुत ज्यादा। चपाती के ऊपर बटर लगाने, पराठा तल के नहीं खाना जमीन। हाँ। लच्छेदार पराठा, ये सोच रहे थे कि लेट्स वाला समथिंग इस तरह का होता है, ये सोच रहे थे कि लच्छेदार पराठा घी में तल के खा लूंगा, लेकिन सहरी में। अच्छा, मैं ऐसे लोगों से बहुत इंस्पायर होता हूँ जो दूसरों की सोच में घुस जाते हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट घुसता मैं भी हूँ, क्योंकि वो चीज बाहर निकालनी है, आपका मोटिव क्या है। और कल डॉक्टर सोच ये खुद रही है और डालने में दिया। कल एक डॉक्टर साहिबा भी हमारे पास आई थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा आपने दलिया अगर बनाना है आपने पानी में बनाना है। नहीं, उसकी रीजन
मैंने इसलिए एक प्याली बोला है कि आपको एनर्जी चाहिए। हमारे 2 बेसिक मील्स हो चुके हैं। नॉर्मल डेज में अगर आपने सिर्फ एनर्जी लेनी है तो फिर आप पानी में बनाओ। अब बात हो रही है माह रमज़ान में खुद को फिट कैसे रखना है। तो माह रमज़ान में 1 प्याली आप दूध में मिक्स करके आप उसको बना सकते हो। उसके साथ 1 चपाती, क्योंकि एक प्रॉपर्ली मील रिकवरी करनी है। हाँ जी। 1 चपाती उसके ऊपर आप बटर लगा लो ताकि गुड फैट हमें मिल जाए, कार्ब हमें वहां से मिल के। ठीक है। उसके साथ आप डेट्स वगैरह 2 से 3, बहुत ज्यादा नहीं, बस खाई जा रहे हो। फ्रूट्स सीजनल जो है इजी अवेलेबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कि मुझे यही फ्रूट लेना है या यही लेना है। तो सारी चीजें क्या हमने सहरी में ही खा लेनी है तो इफ्तारी के लिए तो फिक्र ना करें, कुछ टाइम तक जो है ना इतना वो टमी फ्रूट से आगे प्लीज, मेरा फोकस वही है, फ्रूट से आगे है। नहीं, फ्रूट्स प्लस करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आपने बाउल ले लेना है। फ्रूट चाट 1 or 2 या फ्रूट चाट भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप स्पाइसी लेते हो। कोई भी एग्जैक्टली, yes, okay. हाँ, नेचुरली आपने शुगर ले ली, हाँ एप्पल ले ले, 1 बनाना ले लें, 2-3 डेट्स आप ले लें, फ्यू आलमंड्स आप बादाम कर ले 2 से 3 एनर्जी के लिए। चपाती मैंने ऐड कर ली, बटर ऐड कर लिए। हाँ, घर का कोई सालन बना है तो वो आप उसमें प्लस कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं कि डाइट के लिए यही चीजें करनी। अच्छा। और कार्ब मैंने ऐड कर दी। ये हो गया अच्छा एनर्जी, क्योंकि सारी चीजों का लॉजिकली अगर इसको आप स्टडी करें तो आपका शुगर, कार्ब, प्रोटीन लेवल पूरा हो गया। अच्छा, दूध, फिर ये कहा जाता है कि प्यास अगर आपको नहीं लगेगी रोजे में, अगर आप दही के 2-3 चम्मच पहले निहार मुंह खा लेंगे, इस पर भी रोशनी डालें। एंड क्या दूध और दही, हाँ जी, या मीठी लस्सी या नमकीन लस्सी पी लेंगे, उस पर भी रोशनी डालें कि लस्सी फिर अगर आप पी रहे हैं तो क्या वो नमकीन को क्या सॉल्ट की उसमें क्वांटिटी कम करें, मीठी अगर है तो मीठा उसमें कम करें। अच्छा, इसमें यह है कि आप दलिए में योगर्ट ऐड कर सको, दही ऐड कर सको, आप दूध को स्किप करके, वो एवरेज होगी। उसके अलावा शुगर जो है, मीठी लस्सी, वो से परहेज करें। लाइट सॉल्टेड आप उसको, ये आ गया, मैं समझ सकता हूं। अब डाइट से हम बाहर आते हैं। अच्छा देखिए, ये इसमें ना हिना का कोई कसूर नहीं है। हिना का शौक है बहुत खाना, शी इज फूडी, और माशाल्लाह इतनी इसको शौक है डिफरेंट चीजों को ट्राई करने का। एंड आई वांट कि लोग जो देख रहे हैं उनकी रहनुमाई भी हो ना साथ-साथ। एग्जैक्टली, बेसिक क्वेश्चंस बताएं। एक माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और उसको हम थोड़ा सा अपने जज्बातों को भी मद्देनजर। फिटनेस और डाइट का बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं और आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं सारा कुछ खा के, तो इट वोंट वर्क। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने सही कहा था, लोगों को तो बहाना चाहिए एक्सरसाइज ना करने का। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब हम एक्सरसाइज, आपने पूछा था किस टाइम करना चाहिए, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज का। अच्छा, जिन्होंने तो फिजिकली वर्कआउट नहीं करना, सिर्फ वॉक करनी है, तो वो बिफोर आप इफ्तार कर लो, वो भी ज्यादा नहीं आपने करना, क्योंकि उसके बाद इफ्तार में एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, विटामिन सी साशे, किसी भी ब्रांड का जो आपको सूट करता है, वो आपने एक ग्लास जो है ना ड्रिंक लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं कि आप शुगरी आप कोई ड्रिंक ले रहे हो तो उससे आपकी प्यास, एनर्जी वगैरह कुछ रिकवर नहीं होगा, हाई हो जाएगा। तो सिर्फ टेम्परेरी एक माइंड सा, एक स्टमक थोड़ा सा स्लो वर्किंग करेगा। विटामिन सी आप साशे, 1 ग्लास। उसके अलावा आपने वर्कआउट किया, वॉक की है, जस्ट वॉक किया है बिफोर इफ्तार। अच्छा रहमान साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, वो शामिल करते हैं, फिर हम जल्दी से वापस आके एक्सरसाइज की बात करेंगे। बात होगी एक्सरसाइज की, अब कोई डाइट की बात नहीं होगी, सिर्फ एक्सरसाइज की बात होगी। रहमान साहब प्लीज आप बताइए कि घर में क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिस तरह वॉक आपने जिक्र किया। अगर आप जिम नहीं जा सकते फिर भी खुद को फिट तो रखना है ना। अच्छा, वैसे आपकी हंसी के पीछे लगता है कि आपको मेरी बातों का बहुत ज्यादा असर हो रहा है। मैं तो खुद चाहता हूँ, मैं सीरियसली मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा, सुस्ती बहुत है। यस, फिर वही बात आ गई ना जो हमने स्टार्ट में की, हमें बहाना चाहिए। वर्कआउट की बात करते हैं तो बेस्ट वे ये है कि मैं सच बताऊं, थोड़ी सी बात लगेगी, घर वालों के साथ जब इफ्तार बने तो उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करें। एक तो वर्कआउट का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा थोड़ा। हाँ एग्जैक्टली, आप घर से बाहर नहीं जाना चाह रहे तो घर के साथ जो है ना दस्तरखान लगाना है, ठीक है, उनके साथ पेरेंट्स के साथ जो ना उसको सजाएं, फिर आप बैठें, फिर उसको उठाएं भी, ये वर्कआउट करें, क्योंकि मैं पर्सनली करता हूँ, तो इसमें क्या शर्म वाली बात है, परफेक्ट है। फिर उसके बाद देखें कि अम्मी से पूछे, अब्बू से पूछे, कोई ऊपर नीचे का काम तो नहीं है, ताकि आपके स्टेप्स लगते रहे। उसके बाद बेस्ट वर्कआउट टाइम मैं आपको बताऊं, आफ्टर जो है ना तरावियां आप कर सकते हैं। अगर आपने जिम नहीं जाना तो आप छत पे जाके, अभी मौसम अच्छा है रमज़ान तक, क्योंकि उसके बाद फिर और चेंज हो जाना है, तो कोई सा भी आप बॉडी वर्कआउट आप कर सकते हो। लाइट से आप वॉक करें, बॉडी को रिदम में लेके आए, जान नहीं छुड़ानी। अगर जिम जा सकते हैं तो परफेक्ट। तो जिम अगर आपने जाना है तो वर्कआउट आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करना, कार्डियो कर लें, लाइट वेट करें और हाई रेपिटेशन कर लें, क्योंकि आप सारी बातें 2 मील पे हम आ चुके हैं। हाँ,
जिन्होंने ज़्यादा खाना है उनको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा मेरी बातों का असर हो जाए। तो 2 मील में हम आगे हमने हाई रेपिटेशन वर्कआउट कर, एक से आप टोन अप रहेंगे, डाइट आपकी ऑलरेडी कंट्रोल में है, तो वेट कट डाउन होना शुरू हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। घर में रहने के लिए छत पे जाएं, नहीं तो पहले तो घर वालों के साथ जो ना दस्तरखान वो एक वार्म अप हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये नहीं कि नहीं अम्मी वो लग गया, नहीं अबू वो लग गया है, ऐसा कुछ नहीं करना। वो करें, उसके बाद पूछेंगे ऊपर नीचे का काम क्या है, आपके 15-20 स्टेप्स लगे, वार्म अप हो गया, तरावियाँ वगैरह नमाज वगैरह पढ़ें, उसके बाद आपने वर्कआउट करना है। टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं ये खुद करता हूं। तो कहना बहुत आसान है कि ओके रहमान भाई आप बड़े फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन इस फिटनेस के पीछे क्या है? अल्लाह को भी याद करना है। सब सेहत उसने दी, जबरदस्त, खूबसूरत बात की आपने। सबसे कीमती चीज अल्लाह से मांगे सेहत, बिल्कुल। बाकी चीजें, पैसा, चीजें, खाना पीना ऊपर नीचे होता रहता है। मैं भी समटाइम्स खा लूंगा, जाहिर बात है फर्स्ट इफ्तारी पे मैं थोड़ी सी चीट मील करूंगा। जबरदस्त। अच्छा, क्विकली रहमान साहब अगर आप बता दें स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हमारी फजा बहुत आलूदा है, तो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है सांस लेने में दुश्वारी। और अच्छा, सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ ऐसे लगता है आपके लंग्स जो है ना, कैपेसिटी नहीं रही उनमें सांस लेने की। तो बिल्कुल, तो स्टेमिना बिल्ड करने के लिए क्या एक्सरसाइज है? देखिए, उसमें विटामिन सी आप अगर किसी भी फार्म में अगर आपको सूट करता है वो आपने रखना है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखें, एसिडिटी ना हो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल भी आजकल जिस तरह के माहौल में फैला हुआ है, डिफरेंट है, हम देखते हैं, तो उसकी वजह से ना माइंड चलता रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करें। सेकेंडली, आपने ये देखना कि एसिडिटी तो नहीं है, लीवर प्रॉपर काम कर रहा है। जब लीवर और स्टमक प्रॉपर काम नहीं करता तो फिर आपके जो ना स्टेमिना डाउन होना शुरू हो जाता है। इन 2 चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर तो ये प्रॉपरली वर्किंग है, देन आप वर्कआउट में हाई रेपिटेशन वर्कआउट करना, कोई सा भी आप बॉडी वेट वर्कआउट आप ले सकते हैं, हैंड्स अप एंड डाउन करने हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसको आपने हाई रेपिटेशन करना है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में विदाउट वेट ट्रेनिंग होती है, लेकिन हाई रेपिटेशन होती है। तो स्टेमिना बिल्ड करने के लिए बॉडी वेट ट्रेनिंग कोई 2-3 एक्सरसाइजेज आप चूज कर लें जो आपको सूट करती है एज के हिसाब से। अगर टीनेजर है, यंग है, ओल्ड एज है, तो कोई सी ऐसी इजी एक्सरसाइज जिसको आप हाई रेपिटेशन में कर सकें। बट फर्स्ट योर स्टमक एंड लिवर, उसका प्रॉपरली ख्याल रखना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें नहीं ठीक तो आपका सेंटर पॉइंट ही नहीं ठीक, तो बाकी चीज़ें कैसे ठीक? बिल्कुल सही। रहमान अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कि सबको मेरा असर हो गया। बिल्कुल, आप अच्छा यकीन करें, जब भी आप आते हैं बहुत एक एनर्जी फील होती है और मोटिवेशन भी बहुत फील होती है। पास सब तो एक्सरसाइज करनी है, तो क्या होता है जैसी अगली सुबह होती है ना, तो फिर चीजें वहीं पर जो ना वापस आकर बैठ जाती हैं, हो जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम से 10 से कोई एक आध बात तो लोगों को असर होता है। मैं तो बहुत असर लेती हूँ आपकी बातों का। मैं भी बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रहमान साहब। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे PSL की, क्योंकि जब शो स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हिना ने मेरे साथ अफसोस किया कि लाहौर कलंदर्स जो है वो फाइनल से बाहर हो गई है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं उसका जिक्र कि मुल्तान सुल्तान से PSL फाइनल का टिकट कटवा लिया है और क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स को 84 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। कलंदर्स के 161 रन के ताक़ुब में सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई और मुल्तान सुल्तान ने जीत अपने नाम की और फाइनल का टिकट कटवा लिया। और तो कोई अफसोस नहीं करना आपने मेरे से। हाफिज इमरान साहब की तरफ चलें। हाफिज इमरान साहब की तरफ ही चलें, उन्हीं से जानते हैं कि कल क्या हुआ है मैच में। जो आप कह रहे थे कि लाहौर कलंदर्स जो है ना सिर्फ अभी तक 2 मैचेस हारे हैं ना, सिर्फ अभी तक 2 मैचेस हारे हैं। हाफिज इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुखेरा साहब, हिना बहुत शुक्रिया। आप साहब बस यही समझा जाए कि जिसने बेस्ट परफॉर्म किया उसने फाइनल का टिकट कटवाया। बाकी ये जो हमारी एफिलिएशंस हैं उसको तो साइड पे रख देना। अब साइड पे ही रखते हैं। वैसे आई वाज सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान्स। देखिए, कल के मैच में अभी एक मौका भी और है लाहौर के पास फाइनल खेलने का। अब जो मैच खेला जाएगा आज, उसके बाद इसकी फातेह टीम खेलेगी लाहौर से और से जो फतह याब होगी वो जाएगी फाइनल में मुल्तान सुल्तान का मुकाबला करने के लिए। कल के मैच की जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए पिच मुश्किल था, बैटिंग के लिए आसान नहीं था और लाहौर इस लिहाज से खुशकिस्मत रहा। अगर आप पिच के हिसाब से देखते हैं कि उनको ये अंदाज़ा हो गया था जब वो बॉलिंग कर रहे थे कि इस पर बैटिंग, किस किस्म की बैटिंग की ज़रूरत है। लेकिन जब वो चेज़ के लिए आए
तो वो उस जो पिच की रिक्वायरमेंट थी, जो हालात का तकाजा था, उसके मुताबिक बैटिंग करने में उनके बल्लेबाज कामयाब नहीं रहे। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, आपको क्रीज ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत थी, और आपको ग्राउंड शॉट्स के ऊपर और आपको सिंगल डबल्स के साथ स्कोर बोर्ड को चलाते हुए बैट बॉल बुरे गेंद का इंतज़ार करने की ज़रूरत थी बड़े शॉट्स के लिए, जो कि नहीं किया लाहौर ने, और उसका उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान उनको उठाना पड़ा उसका इस शिकस्त की सूरत में। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप देखते हैं मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग्स को, तो आप वहाँ पर देखें कि जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स, बहुत तेज़ी से रन्स नहीं बनाए उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन एक अच्छी एक पार्टनरशिप उनको ज़रूर मिल गई कि रन्स ऑन बोर्ड ज़रूर आ गए। वो जो रन्स ऑन बोर्ड उनके पास आए, विकेट उनके नहीं निकले, तो उनके पास एक रास्ता ये ज़रूर रहा कि जब उनकी इनिंग्स के 20 ओवर्स पूरे वो खेलने का उनके पास मौका मौजूद था, जिसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। एक वो पार्टनरशिप लगी है, फिर उसके बाद रिजवान के साथ पार्टनरशिप लगी है, एक और पार्टनरशिप लगी है। फिर देखें कि उन्होंने शुरू में सारे जो बॉलर्स थे उनको बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से खेलते रहे, उन्होंने कोई जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया, वो सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर बोर्ड को रोटेट करते रहे, डॉट बॉल भी लेते रहे, लेकिन जब उनके स्लॉट में बॉलिंग आई, जब उनका टाइम आया, उन्होंने चार्ज किया और जिस चीज़ की मुल्तान को ज़रूरत थी वो वहाँ पर उसको ले गए। शाहीन के ओवर को देख लें, हारिस को रन्स किए, जमान खान को रन्स किए, तो वो जो उनका तजर्बा है उनके पास T20 क्रिकेट का, और जितनी वो कुव्वत के साथ और ताकत के साथ खेलते हैं, उन्होंने उसका भरपूर तरीके से इजहार किया और उन्होंने आउट क्लास किया लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को कल के दिन में। तो ये बुनियादी तौर पर जो मैच दूर लेके गए हैं उनसे, वो लेके गए हैं कैरन पॉलर्ड, और उनको जो बुनियाद फराहम की उसमें बड़ा हिस्सा है मोहम्मद रिजवान की छोटी सी इनिंग्स का, उसमें बड़ा हिस्सा है कुछ जो रन छोटे किए उस्मान खान ने, लेकिन जो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, जो उन्होंने उसको एक 5वें घेर में लगाया, वो कैरन पॉलर्ड ने उनको लगाया। और उसका मतलब जब आप इस किस्म की पिच के ऊपर और जब आप नॉकआउट स्टेजेस के ऊपर या प्लेऑफ में चले जाते हैं, तो 160 रन, और जहाँ पर पिच आपका डबल पेस हो, बाउंस मिल रहा हो, टर्न मिल रहा हो, फंसा हुआ आ रहा हो, तो वहाँ पर रन्स करना निस्बतन मुश्किल होते हैं। बिल्कुल। तो आप देखें कि अनलकी रहे अब्दुल्ला शफीक और ताहिर बेग भी उसी तरीके से, जो उनका पूरा PSL हो गया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, क्रीज ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत थी, और वो चीज़ मिलनी थी अब्दुल्ला शफीक से। अब्दुल्ला शफीक के साथ भी मेरा ये ख्याल है कि अगर हुसैन तलत का बैटिंग ऑर्डर भी प्रमोट किया जाता इन कंडीशंस को देखते हुए, और उनको ये किरदार मिलता कि वो जाएं और इनिंग्स को लंबा करें, मैच लंबा करें, क्योंकि फायर पावर है नीचे कलंदर्स के पास, सिकंदर रजा की सूरत में, डेविड वीज़ा की सूरत में, फिर उसमें आप देख लें सैम बेलिंग्स की सूरत में। तो जो उनको ज़रूरत थी वो स्कोर बोर्ड को मुतहर्रिक रखने की थी, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। वो सब आते गए हैं और चलाते गए हैं, वो चला नहीं उनका, वो जो हिकमत अमली थी वो कामयाब हो नहीं पाई, जिस वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही। तो हाफिज साहब, दूसरी कौन सी टीम देख रहे हैं आप फाइनल का टिकट कटवाते हुए? देखें, ये दोनों टीमें अगर इसी किस्म का पिच जैसा आज खेला है, कल खेला जैसे, ऐसे ही पिच पर मैच होता है दोबारा, तो जो बैटिंग है मुल्तान की पेशावर की, उनमें उनको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस ऐसी कंडीशंस में, चूंकि वो बड़े शॉट्स की तरफ, रिस्की शॉट्स की तरफ नहीं जाते हैं, ग्राउंड शॉट्स के ऊपर रहते हैं, टेक्निकली करेक्ट शॉट्स खेलते हैं ना, तो उन ऐसे बल्लेबाजों के लिए ऐसे पिचेस के ऊपर मतलब है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये जो पेशावर ज़ल्मी है, मेरा ख्याल है कि इसको फ़ायदा हो सकता है आज भी। अगर पिच ऐसा नहीं भी होता वैसे भी, फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फ़ायदा पेशावर ज़ल्मी को हो सकता है, और ज़ल्मी ज़्यादा बेहतर टीम लगती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बदले में। ओके, तो आप फाइनल पेशावर वर्सेस मुल्तान देख रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिना को इतना दुख लग गया है इनके मैच का कलंदर्स के, बिल्कुल ये तो गायब तो नहीं हो गई कहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा, स्काइप पर हूँ। हिना मौजूद भी है कि नहीं है? हाफिज साहब, मैं तो जमील से अफसोस कर रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे लाहौर कलंदर्स को,
अभी उसका एक मैच पड़ा है लेकिन फिर भी मैंने कहा अफसोस कर लूं क्योंकि इनका था कि शायद जो है ना वो हिना कह रही है एक ही दफा सारा अफसोस कर लो। मैंने एक ही दफा में कर लिया, एडवांस अफसोस भी मैंने आज ही कर लिया। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कलंदर्स है ना, ये वाली टीम है इनकी, और इससे पहले भी कलंदर्स को मुखालिफ टीम बाद में हराती है, ये खुद को पहले खुद हरा लेते हैं। तो ये कलंदर्स को वो आपने एक पंजाबी फिल्म थी मौला जट, मेरा ख्याल उसका ही एक डायलॉग था कि मौले ने मौला ना मारे थे मौला नहीं ये कलंदर्स ना रहे तो कलंदर्स नहीं आते, हारते नहीं है। इसी तरह से देखते हैं जब ये हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो कल शाहिन अफरीदी ने फिर अपना बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया। मेरा ख्याल है कि आप इस किस्म के मैचेस में जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन का मरहला होता है, तो ये इस किस्म के तजर्बों की जरूरत नहीं होती है। आपकी टीम का, कल भी हमने ये बात की थी कि आपकी टीम का मोमेंटम खराब होता है। पूरी की पूरी एक तो थॉट प्रोसेस है आपका, वो सारे का सारा हिल जाता है जब आप इस किस्म की चीज करते हैं, क्योंकि आपके नीचे डेविड वीजा हैं, राशिद खान हैं, सिकंदर रजा हैं, जो कि अगर आप मेरिट के ऊपर या बैटिंग एबिलिटी के ऊपर देखते हैं तो वो उनसे ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से अपनी टीम के साथ ये वाले इस तरह से उसका बैटिंग ऑर्डर छेड़ देंगे, नामुनासिब है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मसाइल हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी इसी किस्म की पिचेस के इस किस्म की पिच के ऊपर आते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को देखते हैं तो वहाँ पर भी वही अंदाज बैटिंग का आपको नजर आता है कि आपने खुला खेलना है, मारते चले जाना है। इस किस्म की पिचेस के ऊपर आपको ये पिच अलाउ नहीं करता कि आप ऑल द टाइम अपने स्ट्रोक्स जो हैं, अपने शॉट्स जो हैं वो खेलते रहें और जहां आपका दिल करे खेलते चले जाएं। रावलपिंडी में जैसे मैचेस हुए 240, 50, 60, वहां पर आपको एक आपको आज़ादी मिलती है कि आप शॉट्स खेलते चले जाएं, लेकिन जहां पर बॉल डबल पेस के साथ अनइवन होगा, राइज कर जाएगा, फ्लाई कर जाएगा, थोड़ा नीचे रह जाएगा, कट होता रहेगा, वो मुश्किल होता है वहां पर आपको आज़ादाना शॉट्स खेलना। बिल्कुल सही। हाफिज इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान से बात करने का। अभी वक्त हो गया नाज़रीन आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।